ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए हम जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पाठ जो है कर चुके हैं। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे इंटरनेट के लाभ हानि, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और विशेष लेखन पर चर्चा करेंगे। तो आपने ये सब लिख लेना और इनको याद करना है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित प्रश्न जो हैं हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से करें। जो समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करें और लिखें। कोई भी बात आप शेयर कर सकते हैं, साथ में दूसरे बच्चों तक ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा व शैली के विषय में बताइए। हमने पहले जो है रेडियो और टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, आज उसकी भाषा शैली से संबंधित प्रश्न भी कर लेते हैं। रेडियो और टेलीविज़न जो है आम आदमी के माध्यम हैं, यानी सभी की पहुंच के दायरे में आते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना को ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य है, यानी इनकी लोगों तक सूचनाओं की ज़रूरतें जो हैं पूरी हों। रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य है कि सभी तक सूचनाएं, संदेश, समाचार आदि पहुंच सकें। लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा होती है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। आपने देखा होगा रेडियो पर या टेलीविज़न पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरल सहज व्यवहारिक भाषा जो आम बोलचाल आम जनता तक आसानी से समझ आ सके। क्लिष्ट शब्दों से बचा जाता है। उसका कारण यही है कि ताकि सभी लोगों को समाचार या कोई भी संदेश या कोई भी नाटक वगैरह आसानी से पहुंच सके। आगे चलते हैं। इसी में आप आगे लिखेंगे, लेखक अपनी आपसी बोलचाल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेखक आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविज़न समाचार भी करते हैं या करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे हों, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। रेडियो और टेलीविज़न समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न में उनका प्रयोग होने से बचा जाता है, क्योंकि वहाँ पर निरक्षर लोग भी होते हैं जो समझ नहीं सकते, लेकिन समाचार में केवल पढ़े लिखे लोग ही समाचार को पढ़ते हैं। इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न पे नहीं किया जाता। ऐसे ही आप लिखेंगे, जैसे निम्नलिखित शब्दों उपरोक्त अधोल हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है, यानी टेलीविज़न और रेडियो पर ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते। इस तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है। तो आप ये कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं जिससे आपको ये सभी को समझ आ जाए कि रेडियो और टेलीविज़न की भाषा जो है इतनी क्लिष्ट, इतनी जटिल नहीं होती। उदाहरण के लिए एक वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज़्यादा स्पष्ट है। तो यहाँ पर भाषाओं का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, किंतु ऐसे शब्दों जो योजक शब्द होते हैं हमारे समुच्चय बोधक, उनसे उनका प्रयोग भी कम किया जाता है। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामयिक तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमानों, ऐसे उपमान जो समझ से बाहर हों, उन और तत्सम शब्दों जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे भी बचा जाना चाहिए, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए आवश्यक है निरक्षर लोग हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है।
इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ ज़रूरी हो वहीं पे प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हो। भाषा और शैली के बारे में, भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित जो शब्द करें उनसे बचना चाहिए। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट के लाभ हानि बताइए। इंटरनेट के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इंटरनेट पत्रकारिता आज पढ़ेंगे। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन और ज्ञान, व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखेंगे इंटरनेट क्या है, तो एक टूल है, एक औजार है, एक महंगा साधन है जिससे हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन चुका है। आप जानते हैं कि तरह तरह के दुष्प्रचार जो हैं किए जा रहे हैं और अश्लील, गंदगी फैलाने वाले संदेश या चित्र वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि गलत है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला, इंटरनेट का एक माध्यम और औजार के रूप में इस्तेमाल, यानी इंटरनेट के खबरों के संप्रेषण, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरे स्थान पर ईमेल के जरिए भेजना, समाचारों के संकलन और खबरों के सत्यापन, पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च और शोध यानी जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसके काम में भी इंटरनेट बेहद आसान कर दिया है। तो ये आप इसके लाभ लिख सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं। इंटरनेट के जो है महत्वपूर्ण लाभ यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, और विदाउट हेडिंग या शीर्षक ना देते हुए भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, टेलीविज़न और अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर के पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए यहाँ पहले ढेर सारी अखबारी कर्तनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था। आज वहीं चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल, एक ऐसा जाल बन चुका है जिसको वेब जो है भी बोलते हैं आप। बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। सभी मैसेजों को, संदेश को जल्दी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके लाभ भी लिख सकते हैं। ऊपर जो बातें आई थी, दुष्प्रचार और गंदगी जो फैलाई जा रही है, तरह तरह के अश्लीलता वाले फ़ोटो, चित्र वगैरह या वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं जो कि हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, वो उसकी हानियाँ हो जाएंगी। आगे चलते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी करें। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, ध्यान रखना, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहाँ जो प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट गया, कहने का अभिप्राय केवल इंटरनेट पर कुछ ही जो हैं साइटें उपलब्ध थी, अतः वहीं टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम हैं यहाँ पे, आप दो चार इसमें दे सकते हैं। आउटलुक आदि साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं, यानी कुछ साइटें ऐसी भी हो चुकी हैं, कुछ ऐसे भी जो कंपनियां हैं या कोई भी समाचार एजेंसी है जो अपनी साइटों को बेचना आरंभ कर दिया है। आप उनको अपलोड करने के लिए आपको कुछ सरचार्ज भी देना होता है। तो इंटरनेट के दौर में इंटरनेट पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन जो है, इन्फोलाइन व स्वीफी जैसी कुछ साइटें हैं जो भारत में इंटरनेट वेब पत्रकारिता का कार्य करती हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है, छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं। रिडीफ जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, समाचार पत्रों को प्रकाशित करवाती है वेब पर। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। सबसे पहले तहलका.com ने जो है इंटरनेट पत्रकारिता में विशुद्धता के साथ यानी शुद्ध जो है पत्रकारिता का प्रचार किया था। आगे प्रश्न लिखते हैं, हिंदी नेट संसार पर टिप्पणी करें। यानी नेट संसार है, नेट पर उपलब्ध हिंदी जो पत्रकारिताएँ या फिर पत्रिकाएं या समाचार जो हैं, समाचार
पत्र वगैरह प्रयोग किए जा रहे हैं हिंदी के, तो उससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हो चुकी है या हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी समूह का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, ऐसे बहुत सारे समाचार आप देखते हैं कि हिंदी में जो है नेट पर आज जो हैं वेब संस्करण जिन्होंने शुरू कर दिए हैं। प्रभात साक्षी, याद रखना, सबसे नाम से शुरू हुआ अखबार, सबसे पहले जो अखबार था प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, ये हिंदी में ही है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। याद रखना, महत्वपूर्ण साइट है। यही साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग, कटौती, यानी कुछ इंग्लिश के शब्द इसमें ज़रूर मिलेंगे आपको, क्योंकि पत्रकारिता इंटरनेट का जो बात करते हैं हम, इंटरनेट से संबंधित इंग्लिश और हिंदी का सामंजस्य ज़रूरी है, जिससे पत्रकारिता की वजह वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी, क्योंकि अपडेटिंग में कटौती हो रही है। हिंदी वेब जगत एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, बैंक आदि भी हिंदी अनुवाद शुरू कर चुके हैं। हिंदी वेब पत्रकारिता में प्रमुख समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है, यानी लिखने का जो ढंग है। अभी कोई कीबोर्ड जो है हिंदी में नहीं बना है, वैसे जो इंग्लिश के कीबोर्ड हैं उन्हीं से आप हिंदी ट्रांसलेट, कंप्यूटर जो है इंटरनेट द्वारा ट्रांसलेट कर देता है। डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की अधिकतर साइटें नहीं खुल पाती हैं, इसका एक कारण यह भी है। लेकिन आजकल इससे काफ़ी जो है हमें फ़ायदा या लाभ होता जा रहा है। हिंदी ने भी अपनी एक वेब पर इंटरनेट पर अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न करेंगे, पत्रकारिता लेखन क्या है, इसके कितने रूप हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको लिखना है। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो सूचना उन्होंने पहुंचानी है उनके लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। भाई, समाचार या अखबार एजेंसी, समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार जो हैं श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न लेखन रूप अपनाते हैं, वही पत्रकारिता लेखन है। इसके कई रूप हैं, 3 तरह के जो हैं प्रमुख माने जाते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र लेखन। तो देखिए, इन तीनों को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले में आप देखेंगे पूर्णकालिक पत्रकार, इसमें हेडिंग भी बना सकते हैं आप। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी, यानी ऐसा वेतनभोगी जिसको नियमित वेतन मिलता है, ऐसा कर्मचारी, उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ये प्रश्न अब की बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहा जाता है। तो आपने लिखना, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है, इतना ही आप लिख सकते हैं। जबकि अंशकालिक, अंश देखो पार्ट होता है, भाग होता है, स्ट्रिंगर इंग्लिश में बोलते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। देखो वहाँ पर नियमित यानी हर महीने उसको जो है सैलरी मिलेगी, यहाँ पर है निश्चित, भाई इतना काम करो इतनी ही आपको पैसे मिलेंगे, ये निश्चित कर दिया जाता है। तो ऐसे पत्रकार को आप अंशकालिक पत्रकार कहेंगे। दूसरा आपका महत्वपूर्ण पत्रकार है, तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार यानी स्वतंत्र लेखन का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ऐसा पत्रकार जो किसी भी अखबार के लिए कार्य कर सकता है और उसके बदले अपने कुछ चार्ज ले लेता है। देखिए आगे, ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारिता लेखन का संबंध और दायरा जो है समसामयिक यानी उस समय के दौरान होने वाली वास्तविक घटनाओं और समस्याओं या मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्य सृजनात्मक लेखन, कविता,
कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है। इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। कहने का अभिप्राय जो सृजनात्मक लेखन है, चाहे वो कहानी है, कविता है या फिर उपन्यास आदि है, इनका रिश्ता तथ्यों से होता है, ना कि कल्पना से। जो पत्रकारी हमारा लेखन है, विशेष लेखन के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं। दूसरे, पत्रकारी लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भी पत्रकारीय लेखन किया जाता है। जिस प्रकार की रुचि जिस व्यक्ति की है उससे संबंधित उसमें रचनात्मक ढंग से कार्य किया जाता है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को भी छूट होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अखबार के लिए प्रयुक्त भाषा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखा जाता है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। यानी एक समाज का एक वर्ग जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर पत्रकार या समाचार जो है एजेंसी काम करती है, तो वहाँ उसकी बातें, उसका लेख जो है पहुँचता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। यानी सभी ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान लोग से लेकर और सामान्य केवल जो पढ़ना लिखना जानते हैं ऐसे किसान भी शामिल हैं। इसलिए उनकी लेखन शैली और भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज और सरल रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए, सब उसका समझ सकें। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबार में सीधी, सरल और साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। सरल और आसानी से समझे वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए, जटिल और लंबे वाक्यों से बचा जाना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जॉर्गन्स जैसे इंग्लिश का वर्ड है, ऐसी शब्दावली जो कम समझ में आती है, कम परिचित होते हैं लोग, यानी ऐसी बोली जो सही नहीं, उपयुक्त नहीं मानी जाती, ऐसे शब्द जॉर्गन्स कहलाते हैं। कलीचे आपने सुना होगा, जिसको आप बार बार जो है फ़ोन को या वैसे आप उनसे बाहर निकाल देते हैं। कलीशे जो है दूर करते हैं ताकि मेमोरी ठीक रहे, तो उसको दोहराव बोलते हैं हिंदी में। जब एक फ़ाइल जो है 2 बार अपलोड हो चुकी होती है, उसका प्रयोग मतलब नहीं करना चाहिए। ज़्यादा समाचार या जो भी संदेश आप देना चाहते हो बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। इसके लिए भाषा बोझिल हो जाती है। अतः कहने का अभिप्राय साफ सुथरी, सरल और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको लिखें और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए आते हैं।